हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपनी आखिरी क्लास की कुछ मेमोरीज थे आपके सामने। एक सब टॉपिक सब टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है नेशनल पार्क। इस टॉपिक पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं ये नहीं है कि इसी को पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक जो आपने लास्ट क्लास पढ़ी है ना उसी को रिवाइंड करा देता हूँ थोड़ा। नेशनल पार्क्स की हमने बात करी थी। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर प्लांट और एनिमल को कंजर्व किया जाता है, और वहाँ पर थोड़ा सा हस्तक्षेप जरूर होता है इंसानों का, क्योंकि कुछ हैबिटेट्स, कुछ सड़कें वगैरह, कुछ इस तरह की चीजें इसके अंदर बनाई जाती हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लिटिल बिट इंटरफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बट इसी के कंपैरिजन में मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का इंटरफेयर होता नहीं है। और मैंने बताया था जो नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर वो 106 हैं। 2023 के डेटा के अकॉर्डिंगली 106 नेशनल पार्क्स इंडिया के अंदर है। नेशनल पार्क्स में उसमें अंतर क्या हो गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, हालांकि दोनों पर प्लांट और एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसानों का इंटरफेयर है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं है। की फीचर्स ऑफ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की फीचर्स आपको बता दूं। एक तो इसमें इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन किया जाता है। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि इकोसिस्टम के अंदर प्लांट और एनिमल सभी आते हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना क्या है, इकोसिस्टम का ही प्रोटेक्शन कहलाता है। फोकस इसी पे होता है। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। दे ऑफन इंक्लूड फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट सच एज trails, education centers, and guided tours, promoting public awareness and appreciate for nature। मैंने बताया आपको इन जगहों पर पब्लिक का यानी इंसानों का इंटरफेयर है। इस तरह से यहाँ पर लोग अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आते हैं। एजुकेशन सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में ज्यादा सीखने को मिलता है। गाइड्स होते हैं यहाँ पर, जो टूर गाइड्स होते हैं, मीन्स आपको ये दिखाते हैं कि पूरा नेशनल पार्क में कौन कौन से वेजिटेशन है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, और पब्लिक के अवेयरनेस के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, यहाँ शिकार नहीं कर सकते आप, यहाँ लॉजिंग नहीं कर सकते आप, यहाँ माइनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पेड़ों को काट नहीं सकते। तो ये की फीचर होते हैं एक नेशनल पार्क के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ मैं आपको बता ही चुका हूँ सारी बातें। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है आर स्पेशल रीजन्स वेयर एज पार्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम। These areas aim to balance biodiversity conservation with sustainable use of natural resources and socio economy development। जो सोशियो इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट कराने के लिए और एनिमल्स और प्लांट्स यानी कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई। यानी कि बनाई गई नहीं, ये नेचुरल हैबिटेट है एनिमल और प्लांट का, और उनको वहीं के वहीं पर प्रोटेक्ट कर दिया गया। उनको ना कहीं ट्रांसफर किया गया, माइग्रेट किया गया, ना कुछ किया गया। जहां पर वो हैं वैसे के वैसे उनको प्रोटेक्ट किया गया है। दीज आर कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो ऐसा एरिया है जिसके अंदर एक से ज्यादा नेशनल पार्क भी हो सकते हैं। की फीचर्स क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर? सबसे पहले तो जोनेशन मैंने बताया था, एक जोन होता है इनका। जोन होता है जिसके 3 जोन मैंने बताए थे, याद हो आपको? तो बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन्स में डिवाइड किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। वो जोन कौन कौन से है? तो कोर है, एक बफर जोन है, और एक ट्रांजिशन जोन है। 3 जोन में इनको डिवाइड किया जाता है। तीनों के बारे में मैंने खासियत बताई थी कि कोर जोन में किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, नो डिस्टर्बेंस एरिया होता है। बफर जोन में साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्चर्स वगैरह आते हैं। और ट्रांजिशन जोन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, सस्टेनेबल एक्टिविटीज हैं वहां पर। तो कल्चर एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलेगी आपको बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स पीपल यहाँ पर रहते हैं, लेकिन परमानेंटली तो कोई कहीं रहता नहीं है इन जगहों पर। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है।
ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ उसके। ये स्टूडेंट्स सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो भी आपको थोड़ी सी असुविधा हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशंस जो होते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द यूनेस्को, क्योंकि ये यूनेस्को का एक पार्ट है, इसलिए नेटवर्क का बहुत बड़ा है। बायोस्फीयर रिजर्व बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन से भी क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता रहता है बायोस्फीयर रिजर्व को। अब देखेंगे आप, एक मैंने बात बताई थी आपको रेड डेटा बुक के बारे में, हम पढ़ेंगे रेड डेटा बुक क्या है। जो रेड डेटा बुक है इज अ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। कंपाइल्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इसके अंदर जो कंजर्वेशन स्टेटस है, मींस कौन सी स्पीसीज के कितने एनिमल्स हमारे पास बचे हुए हैं, कौन एंडेंजर्स हैं, कौन एंडेमिक हैं और कौन एक्सटिंक्ट, इन जानवरों का डिटेल्स, इन प्लांट्स का डिटेल्स इस बुक के अंदर होता है। इनकी स्पीसीज का इसमें डिटेल्स होता है। इट इज एन एसेंशियल टूल फॉर कंजर्वेशन रिसर्च एंड पॉलिसी मेकर्स, हेल्पिंग टू गाइड एफर्ट्स इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन। जो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की प्रोसेस है उसमें एक बहुत बड़ा हेल्प करती है ये बुक, क्योंकि जितने भी रिसर्चर्स होते हैं या डेटा कलेक्ट करने के लिए एनालाइज करने वाले लोग होते हैं वो इस बुक से काफी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल्स होती हैं कि जितने भी स्पीसीज एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो कितने बचे हुए हैं, कितनी संख्या में, और कौन इंस्टिक्टिव इंडेंजर्स है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि रेड डेटा बुक क्या काम करती है। इसके अलावा इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्कोप की बात करें, द डॉक्यूमेंट इज कंपाइल्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड कवर स्पीसीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने एक बात आपको बताई थी अभी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की डिटेल्स इसके अंदर होती है, सभी स्पीसीज की डिटेल्स होती है। रेगुलर अपडेट्स इसमें होता रहता है कि कितने जानवर या कितने प्लांट के स्पीसीज हैं वो कम या ज्यादा हो रहे हैं, उसकी अपडेट्स इसमें टाइम टू टाइम होती रहती है और एक्यूरेट डाटा होता है बिल्कुल। अवेयरनेस एंड एजुकेशन, और ये अवेयरनेस और एजुकेशन में भी बड़ा रोल प्ले करती है। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट द फ्लाइट ऑफ एंडेंजर स्पीसीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लोगों को जानकारी देती है उन जानवरों के बारे में जो एंडेंजर है, जिन पर खतरा बना हुआ है, और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना क्यों जरूरी है, क्यों प्लांट और एनिमल का कंजर्वेशन करना जरूरी है, उस सबकी इंफॉर्मेशन इस बुक में मिलती है। वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जब कई बार जब हम फूड साइकिल की बात करते हैं तो फूड चेन की बात करते हैं, वहां पर आपने समझा होगा कि किस तरह से अगर हम चेन को कहीं से भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं बीच में से तो पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। मींस आप प्रोड्यूसर्स को या फर्स्ट कंज्यूमर या सेकंड कंज्यूमर जो भी एक किसी एक लेवल के पूरे एनिमल्स या प्लांट्स को खत्म करते हैं तो आपका इकोसिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाएगा, यहाँ पर तबाही मच जाएगी। तो वही चीजें मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि लोगों को एजुकेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। और ये हमें हमारी जो रेड डेटा बुक है इससे आसानी से सीखने को मिल सकता है, बस ये है कि आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए उसके बारे में जानने का। द रेड डेटा बुक इज नॉट ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ स्पीसीज, ये केवल स्पीसीज का रिकॉर्ड नहीं है, उससे भी कुछ ज्यादा है। क्या है फिर, ये केवल, हाँ इतना जरूर है, बट आल्सो कॉल टू एक्शन फॉर देयर प्रोटेक्शन, उनको बचाने के लिए एक संदेश भी है इसके अंदर। एंड प्रिजर्वेशन एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन इन कंजर्वेशन, पूरी दुनिया का क्या सहयोग हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में, वो रेड डेटा बुक हमें सिखाती है। अक्सर आप क्या जानते हैं कि आपने यही सीखा कि जो रेड डेटा बुक है वो तो एक किताब है जिसमें सिर्फ स्पीसीज के बारे में जानकारी दी गई है, एनिमल और प्लांट के बारे में उनकी संख्या के बारे में बताया गया है, जबकि इसका दूसरा काम जो मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका काम है वो क्या है, अवेयरनेस, ताकि आप अपने इकोसिस्टम को सेफ रख सकें आने वाले समय में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की मैं बात कर रहा था शुरू में ही, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे
एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक थोड़ा बड़ा एरिया भी होता है इन कंपैरिजन टू नेशनल पार्क। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका आवागमन भी होता रहता है, लेकिन कितना ज्यादा कितना कम ये डिपेंड करता है कि हम नेशनल पार्क्स में किस तरह से अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एजुकेशन के पर्पज से जाते हैं, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये नेचुरल हैबिटेट होते हैं एनिमल और प्लांट के लिए। और नेचुरल हैबिटेट में आप अगर जाएंगे तो वहां पर ना तो एनिमल्स ही सुरक्षित है, ना आप सुरक्षित हैं, ना तो प्लांट ही सुरक्षित है, ना आप सुरक्षित हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर ना आपके प्रोटेक्शन के लिए ना, क्योंकि वो अपने जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें फ्रीली घूमते हैं सारे जानवर। उसके लिए कि आपके एजुकेशन में हेल्प हो, आपके रिसर्च में हेल्प हो, उसके लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और उन विजिट्स का फायदा उठा सकते हैं, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी मैंने आपको बात बताई थी कि लगभग 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट मौजूद हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे मैंने, उनकी संख्या कितनी है? दीज आर 18 नंबर्स, 18 हैं ये संख्या में, और नेशनल पार्क आपको मैंने बता ही दिया लगभग 106 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो मेन पर्पज है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोटेक्टेड एरियाज established for the conservation of species and their habitat. These areas allow animals to live and reproduce. ध्यान दीजिएगा, उनको रहने के लिए भी, उनको जीवित रहने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या देते हैं? एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर थ्रेट ऑफ ह्यूमन यानी इंसानों का कोई खतरा नहीं है, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है। while human activities like tourism and research आर परमिटेड, लेकिन वहां पर टूरिज्म और रिसर्च परमिटेड है, वहां पर कॉमन मैन ऐसे ही जाता रहे, घूमता फिरता रहे, ऐसा कोई अलाउड नहीं है किसी को भी। और हाईली रेगुलेटेड टू इंश्योर मिनिमल डिस्टरबेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसका कम से कम डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा आपको इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या है? कंजर्वेशन का एक और तरीका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है? इसके दो मेन पर्पज तो यहाँ दिखे होंगे आपको, एक तीसरा भी बताऊंगा। फोकस ऑन स्पीसीज प्रोटेक्शन, स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने पर सबसे पहला फोकस होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। प्राइमरी फोकस तो यही है कि हम किसी भी तरह से जो एंडेंजर स्पीसीज हैं या एंडेमिक स्पीसीज हैं उनकी जान बचाएं, उनकी संख्या बढ़ाएं। दूसरा होता है रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, कंट्रोल जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जैसे कि इंसानों के द्वारा पशुओं को मारा जाना, उनको शिकार किया जाना, या फिर पेड़ों को काटा जाना किसी भी अपने पर्पज से, उन पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये इनका दूसरा काम है। और तीसरा काम क्या है? नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, इनके अंदर कोई भी परमानेंट घर नहीं बना सकता अपना इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। हाँ, कुछ समय के लिए आप किसी रिसर्च के कारण या आप अपना एजुकेशन लेवल या आप एज ए टूरिज्म इनमें जा सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि आप कभी भी कैसे भी, जैसे कभी देखा होगा आपने कि आपके लोकल एरियाज में कोई छोटा मोटा फॉरेस्ट है, जंगल, तो आप वहां वैसे जा रहे होंगे अपनी मन मर्जी से, ऐसा आप इनमें नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप आगे क्लासेज में ही ऐसे बने रहेंगे। आज तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं है तो मैं ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी आपको ज़्यादा लंबी क्लास करना अच्छा लगता नहीं है। छोटी क्लासेज में जो नॉलेज मिलती है, आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज को इकट्ठा करके ही अपनी नॉलेज को ग्रो अप करना चाहते हैं, और दैट्स गुड आइडिया। मैं भी ये सोचता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के सीखते रहें तो वो बेहतर है। हाँ, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, तब मैं नहीं कहूँगा कि आप थोड़ा पढ़ें, तब हमें ज़्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। टाइम तो हमें स्टडीज को हमेशा ही देना चाहिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स और बड़ों की इज्जत करना भी सीखें। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।